27 अक्टूबर 2018 दिन था करवा चौथ का। सुहागिन महिलाओं का यह सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस व्रत में अन्न तो दूर, पानी की एक घूंट तक नहीं पी जाती। दीपिका ने अपने पति विक्रम सिंह चौहान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। इसलिए दीपिका ने सुबह से न तो पानी पिया था और न ही कुछ खाया था। सजने संवरने के बाद दीपिका ने अपने पति विक्रम को फोन मिलाया और घर जल्दी आने को कहा। पत्नी के कहने के बाद भी विक्रम उस दिन शाम 7 बजे के बाद ही घर आया। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नौकरी करता था। दीपिका इंडसइंड बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। विक्रम और दीपिका के 2 बच्चे थे, करीब 4 साल की बड़ी बेटी और 5 महीने का छोटा बेटा। आसमान में बादल छाने और धुंध का असर होने के कारण काफी देर तक चांद नजर नहीं आया। बाद में जब चांद दिखाई दिया तो दीपिका ने चलनी से चांद के दर्शन किए और अर्घ्य दिया। इसके बाद चलनी से उसने पति विक्रम का अक्ष देखा। इसके कुछ देर बाद रात करीब 9:45 बजे सोसाइटी के लोगों को तेज चीख के साथ किसी के ऊंचाई से गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सोसाइटी के सिक्योरिटी वाले वहां पहुंच गए और देखा कि एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी। सिक्योरिटी वालों ने उस महिला को पहचान लिया। वह उसी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर रहने वाली दीपिका थी। उसके दिल की धड़कन भी थम चुकी थी। इस बीच दीपिका का पति विक्रम भी नीचे आ गया। वह दीपिका को देखकर उससे लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, दीपिका तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सोसाइटी के सिक्योरिटी वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज विनय कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने विक्रम से पूछताछ की तो उसने बताया कि आज वह ऑफिस में लेट हो गया था। दीपिका बार बार फोन कर रही थी। वह उससे जल्दी आने को कह रही थी, पर वह ऑफिस से जल्दी नहीं आ सका। जब वह घर पहुंचा तो इस बात को लेकर दीपिका उससे झगड़ा करने लगी। वह कह रही थी कि वह मायके जा रही है। दीपिका मायके जाने के लिए निकली तो वह उसे सीढ़ियों के पास छोड़ने के लिए आया। तभी दीपिका ने गुस्से में बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। मामला संदिग्ध था, इसलिए पुलिस ने रात को ही दीपिका के मायके वालों को सूचना दे दी। उस दिन पुलिस की जांच पड़ताल में आधी रात से ज्यादा का समय बीत गया, इसलिए आगे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम अगले दिन करना तय किया गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दीपिका के पिता हरि किशन आहूजा चंडीगढ़ में रहते थे। खबर सुनते ही वह अपने घर वालों के साथ 28 अक्टूबर को गुड़गांव पहुंच गए। आहूजा ने पुलिस को बताया कि दीपिका ने करीब 5 साल पहले सन 2013 में गुड़गांव के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान से प्रेम विवाह किया था। शादी के समय दीपिका की नियुक्ति गुड़गांव में ही थी। आहूजा ने पुलिस को बताया कि विक्रम के अंसल वैली की ही रहने वाली शेफाली नाम की किसी विवाहित महिला से प्रेम संबंध थे। दीपिका इसका विरोध करती थी तो विक्रम उससे मारपीट करता था। कई बार विक्रम अपनी उस महिला मित्र के घर चला जाता था। वह महिला भी विक्रम के फ्लैट पर आती रहती थी। आहूजा ने आरोप लगाया कि करवा चौथ की रात दीपिका और उसके पति विक्रम के बीच उसी महिला को लेकर विवाद हुआ था। इसकी जानकारी दीपिका ने उन्हें फोन करके दी थी। उन्हें शक है कि गुस्से में विक्रम ने दीपिका को बालकनी से नीचे फेंक दिया होगा। उन्होंने दीपिका के पति विक्रम सिंह चौहान के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दीपिका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश उसके परिजनों को सौंप दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि करवा चौथ के व्रत के कारण उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख व प्यास की वजह से उसकी अंतड़ियां सूखी हुई थी। होठ पर मोटी पपड़ी जम गई थी। डीएलएफ फेज 1 थाना पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद दीपिका के पति विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर रिमांड के दौरान पूछताछ में विक्रम लगातार यही कहता रहा कि दीपिका ने खुद ही छलांग
लगाई थी। अफेयर के बारे में विक्रम ने पुलिस को बताया कि शेफाली से केवल उसकी जान पहचान थी। पुलिस जब शेफाली के फ्लैट पर पहुंची तो पता चला कि शेफाली 6-7 महीने की गर्भवती है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में शेफाली से पूछताछ संभव नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अस्पताल से उसे छुट्टी मिलने का इंतजार किया। बाद में पुलिस ने विक्रम का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया। इनकी जांच में पता चला कि विक्रम शेफाली के संपर्क में था। दोनों व्हाट्सएप और कई सोशल साइट के जरिए चैटिंग करते थे। ईमेल की जांच में गूगल ड्राइव पर दोनों के निजी फोटो और वीडियो भी पुलिस को मिले। इस बीच रिमांड अवधि पूरे होने पर पुलिस ने विक्रम को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। दोनों की चैट हिस्ट्री और ईमेल में कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये साफ हो गया कि दीपिका की मौत के पीछे इन दोनों का हाथ है। 13 नवंबर 2018 विक्रम सिंह चौहान की 35 वर्षीय महिला मित्र शेफाली भसीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शेफाली को दीपिका की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। जरूरी पूछताछ और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि गुड़गांव की अंसल वैली व्यू की उसी अपार्टमेंट में रहने वाली शेफाली शादीशुदा थी। वह पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद एक टीवी न्यूज चैनल में भी काम कर चुकी थी। शेफाली ने अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से शादी की थी। वह अपने पति के साथ गुड़गांव की अंसल वैली व्यू में ही रहती थी। शेफाली का पति अमेरिका के एक कंपनी में काम करता था। उसका पति अप्रैल 2015 में अंसल वैली का अपना दूसरा फ्लैट बेचना चाहता था। इसी सिलसिले में शेफाली की विक्रम सिंह चौहान से पहली बार मुलाकात हुई थी। बाद में उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और उनके बीच दोस्ती हो गई। विक्रम और शेफाली की मॉर्निंग वॉक पर अक्सर रोजाना मुलाकातें होने लगी। ये मुलाकातें और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। विक्रम को जब भी मौका मिलता वह शेफाली के फ्लैट पर चला जाता था। शेफाली भी विक्रम के फ्लैट पर आती जाती थी। विक्रम और शेफाली की प्रेम कहानी की जानकारी उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी हो गई थी। बाद में विक्रम की पत्नी दीपिका को भी इस बारे में पता चल गया। दीपिका ने इस बात का विरोध किया तो विक्रम को यह बात नागवार लगी। उसने दीपिका से मारपीट की। यह दीपिका की मौत से करीब साल भर पहले की बात है। पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी विक्रम की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। दोनों के बीच संबंध बने रहे। दीपिका किसी भी तरह अपने पति और परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने परिवारजनों और ससुराल वालों से बात की। सभी ने विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। अप्रैल 2018 में विक्रम और शेफाली दोनों 5 दिन के टूर पैकेज पर घूमने के लिए लेह लद्दाख गए। इसी दौरान विक्रम और शेफाली ने आपस में शादी करने का फैसला किया, लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों ही शादीशुदा थे। शेफाली ने विक्रम को विश्वास दिलाया कि वह अपने पति से तलाक लेने की बात कर लेगी, लेकिन विक्रम के लिए दीपिका के रहते हुए शेफाली से शादी करना मुश्किल था। लेह लद्दाख से लौटने के बाद विक्रम ने दीपिका से तलाक लेने की बात कही, लेकिन दीपिका ने इनकार कर दिया। इस पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इस बीच शेफाली ने पति को अपने अफेयर के बारे में बता दिया और उससे तलाक लेने की बात कही। शेफाली का पति तलाक देने पर सहमत हो गया। उसने तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए। दूसरी ओर दीपिका के तलाक न देने से विक्रम और शेफाली परेशान थे। दीपिका से पीछा छुड़ाने के लिए विक्रम उसे नैनीताल लेकर गया। उसकी योजना थी कि नैनीताल में वह पहाड़ों पर घूमने के दौरान दीपिका को धक्का दे देगा। विक्रम और दीपिका के नैनीताल में रहने के दौरान भी शेफाली की विक्रम से सोशल मीडिया पर लगातार चैटिंग होती रही। इसमें शेफाली विक्रम को दीपिका से छुटकारा पाने के लिए उकसाती रही। दीपिका के पहाड़ों पर चलने से इनकार करने पर विक्रम और दीपिका में झगड़ा हो गया। इसके बाद विक्रम पत्नी व बच्चों के साथ तीसरे दिन ही गुड़गांव वापस लौट आया। नैनीताल से लौटने से पहले विक्रम ने शेफाली को मैसेज भेज दिया था कि वह कहीं नहीं जा रही, इसलिए साइट सीन देखने का प्लान रद्द करना पड़ा। दीपिका और विक्रम के नैनीताल से गुड़गांव लौटने के दूसरे ही दिन करवा चौथ था। करवा चौथ पर विक्रम के लिए दीपिका ने तो व्रत रखा ही था, विक्रम के लिए उसकी प्रेमिका शेफाली ने भी व्रत किया था। करवा चौथ के दिन भी शेफाली ने विक्रम से दीपिका को मारने के संबंध में गूगल टॉक के जरिए बात की
की थी। इसमें शेफाली ने कहा, कमीनी को बालकनी से नीचे फेंक दो। इस दौरान शेफाली का मैसेज विक्रम के मोबाइल पर फिर आया। इसमें उसने विक्रम को ताना मारते हुए कहा कि तुम लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। इससे विक्रम बौखला गया। उसने दीपिका से उसी समय पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। रात करीब 9:37 पर उसने बाहर बालकनी में खड़ी दीपिका को 8वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। दीपिका उससे विनती करती रही कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। धक्का देते समय दीपिका ने विक्रम के एक हाथ को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन विक्रम ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। इससे विक्रम की कलाई पर दीपिका के नाखूनों के निशान भी आ गए, जो बाद में मेडिकल जांच में सामने आए। दीपिका ने अपने बचाव के लिए काफी हाथ पैर मारे। उसने अपने पैर बालकनी की रेलिंग में फंसा लिए, लेकिन विक्रम ने उसके पैरों को रेलिंग से खींचकर धक्का दे दिया। दीपिका के नीचे गिरते ही विक्रम मदद के लिए चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ भागा। जिस समय दीपिका को धक्का दिया था, उस समय दीपिका का दुधमुहा बेटा और मासूम बेटी अपने कमरे में सो रहे थे। यह विडंबना रही कि दीपिका के लिए करवा चौथ का त्योहार काल बनकर आया। जिस पति के लिए दीपिका ने करवा चौथ का व्रत रखा, उसी ने दूसरी मोहब्बत के लिए दीपिका को मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे क्राइम एक्सप्रेस के इस सफर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपराध जगत की कई ऐसी कहानियां हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। सालों की जांच के बाद भी लोग उनकी हकीकत से आज भी अनजान हैं। आज की कहानी भी इन्हीं कहानियों में से एक है, जहां एक शख्स ने अकेले दम पर यात्रियों से भरा हवाई जहाज हाईजैक किया और फिर फिरौती में मांगे करोड़ों रुपयों को लेकर हवा में ही गायब हो गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन माने जाने वाली जांच एजेंसी FBI भी आज तक उसका पता नहीं लगा सकी। तो वो शख्स कौन था और आखिर 50 साल की जांच के बाद भी क्यों FBI उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई? आइए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत अमेरिका के पोर्टलैंड शहर से होती है। 24 नवंबर 1971 की दोपहर करीब 1 बजे 40 से 45 साल की उम्र का एक व्यक्ति पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसने एक काला सूट पहन रखा था और साथ ही काला चश्मा भी लगा रखा था। उस व्यक्ति के पास एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस भी था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर जाता है और वहां से वो पोर्टलैंड से सिएटल तक का 1 वे टिकट लेता है, जिसके लिए वो $20 कैश में पे करता है। टिकट काउंटर पर उस शख्स ने अपना नाम डैन कूपर बताया। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम नहीं होते थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है। डैन कूपर ने फ्लाइट के अंदर अपने लिए जो सीट बुक कराई थी, वो सीट थी सबसे पीछे वाली लाइन की 18C। उस फ्लाइट में कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और भी थे। 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरता है। पोर्टलैंड से सिएटल तक का सफर उस फ्लाइट का सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डैन कूपर ने अपने लिए बर्बन और सोडा का एक ड्रिंक ऑर्डर किया। फ्लोरेंस शेफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट डैन कूपर का ड्रिंक लेकर उसके पास आती है। अपना ड्रिंक लेने के बाद डैन कूपर ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को एक लेटर दिया। पहले तो उस फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए फ्लोरेंस शेफनर ने उस लेटर को बिना पढ़े ही अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से कूपर फ्लोरेंस शेफनर को अपने पास बुलाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, क्या आपने मेरा लेटर पढ़ा? और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बैग में एक बॉम्ब है। चुपचाप आप मेरे पास बैठ जाओ। इतना सुनने के बाद फ्लोरेंस शेफनर घबरा कर उसके पास बैठ जाती है और उसका दिया हुआ लेटर अपनी जेब से निकालकर पढ़ती है। उस लेटर में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। डरी सहमी फ्लोरेंस शेफनर डैन कूपर को बम दिखाने को कहती है, जिस पर कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बॉम्ब दिखाता है।
इस ब्रीफकेस के अंदर 8 डायनामाइट की स्टिक थी, जिसके इर्द गिर्द ढेर सारे तारों का जाल बुना हुआ था। इसके बाद कूपर अपनी 3 डिमांड्स उस लेटर पर लिखकर फ्लोरेंस हैफनर को दे देता है और उससे कहता है कि ये लेटर पायलट तक पहुंचा दो। उसकी डिमांड्स के मुताबिक उसे 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और एक रिफ्यूल ट्रक सिएटल एयरपोर्ट पर रेडी चाहिए था। फ्लोरेंस हैफनर डैन कूपर की डिमांड्स को लेकर कॉकपिट में गई और पायलट विलियम स्कॉट को सारी बात बताई। इस दौरान फ्लोरेंस हैफनर ने अपनी जगह पर दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलाउ को डैन कूपर के बगल में बैठा दिया और साथ ही उसे एक इंटरकॉम भी दिया, जिसकी मदद से डैन कूपर की बात टीना मकलाउ पायलट तक पहुंचा सके। इसके बाद कैप्टन विलियम स्कॉट ने जैसे ही इस पूरी घटना की सूचना सिएटल ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दी, वहां अचानक से हड़कंप मच जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत इस हाईजैकिंग की सूचना लोकल पुलिस और FBI को दी और साथ ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट भी कर दिया। इस दौरान डैन कूपर टीना मकलाउ की मदद से पायलट विलियम स्कॉट को अपनी एक और डिमांड बताता है और वो डिमांड ये थी कि उसे जो $2 लाख चाहिए वो सभी $20 के रूप में होने चाहिए। और वो ये भी कहता है कि जब तक उसकी सारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा, वरना वो बॉम्ब को फोड़ देगा। FBI और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास डैन कूपर की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अब तक वो प्लेन सिएटल शहर में पहुंच चुका था और एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। इस दौरान प्लेन में बैठे बाकी सभी 35 पैसेंजर इस बात से अब तक अनजान थे कि उनकी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। उनको तो अभी तक बस यही बताया गया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लैंडिंग में देरी हो रही है। इधर FBI सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठा करती है, जो कि एक सीरियल नंबर में थे, ताकि अगर डैन कूपर किसी तरह बच निकला तो नोटों के इन सीरियल नंबर के जरिए उसे पकड़ा जा सके। इस दौरान करीब 2 घंटे तक वो प्लेन सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आसमान में चक्कर मारता रहा। 5:25 पर सिएटल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट विलियम स्कॉट के जरिए डैन कूपर तक ये बात पहुंचाई कि उसकी सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं। इसके बाद 5:45 पर ये प्लेन सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जिस प्लेन को कूपर ने हाईजैक किया था उसका नाम था बोइंग 727। उस वक्त बोइंग 727 ही इकलौता ऐसा प्लेन था जिसके गेट पीछे की ओर से भी खुलते थे। कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 35 यात्रियों के साथ साथ 2 फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। अब उस प्लेन में बच गए थे सिर्फ 5 लोग, पहला पायलट, दूसरा को पायलट, तीसरा फ्लाइट इंजीनियर, चौथा फ्लाइट अटेंडेंट और 5वां और आखिरी डैन कूपर। इस दौरान प्लेन को रिफ्यूल कर दिया गया था। अब ये प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार था। शाम को करीब 7:30 बजे ये प्लेन टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद डैन कूपर अपने बगल में बैठी टीना मकलाउ के जरिए पायलट तक कुछ खास निर्देश पहुंचाता है। डैन कूपर चाहता था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स खुले रहें, ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 200 माइल्स पर आवर से ज्यादा ना हो और प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने डैन कूपर की सारी बात मान ली, पर उसने डैन कूपर को ये बताया कि इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है जिससे ये डायरेक्ट मैक्सिको सिटी तक पहुंच सके, इसलिए प्लेन को दोबारा रिफ्यूल करना पड़ेगा। और रिफ्यूल के लिए पायलट ने डैन कूपर को 2 ऑप्शन दिए, एक था रीनो और दूसरा था फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। इधर FBI ने इस प्लेन के पीछे अपने 2 फाइटर प्लेन को भी लगा दिया, जिससे कि वो हर वक्त इस प्लेन पर नजर रख सके। थोड़ी देर बाद कूपर ने साथ में बैठी टीना मकलाउ से कहा कि वो कॉकपिट के अंदर चली जाए और कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर ले। टीना उसकी बात सुनकर कॉकपिट के अंदर चली जाती है और जब वो कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही होती है तब उसने आखिरी बार कूपर को देखा, जो उस समय पैराशूट को पहनने की कोशिश कर रहा था। कॉकपिट का दरवाजा बंद होने के कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट के अंदर लाइट इंडिकेट होती है, जिससे पता चलता है कि पीछे के दरवाजे को खोला गया है। पर कॉकपिट के अंदर मौजूद 2 पायलट और क्रू मेंबर की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी कॉकपिट से बाहर निकलकर ये देख सके कि वहाँ क्या हो रहा है।
रात लगभग 10 बजे ये प्लेन रीनो के ताहोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस एयरपोर्ट पर FBI की टीम पहले से ही तैयार बैठी थी डैन कूपर को पकड़ने के लिए, पर जब वो लोग प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो कूपर नहीं था। इसके बाद पूरे प्लेन को अच्छे से सर्च किया गया, पर ना तो डैन कूपर का कुछ पता चला और ना ही बॉम्ब का। जिस सीट पर कूपर बैठा हुआ था वहां से उन्हें कूपर द्वारा पिए गए सिगरेट के बड, उसकी टाई और 2 पैराशूट मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि डैन कूपर उसी पीछे के दरवाजे को खोलकर प्लेन से कूद गया था, पर वो कब कूदा इस टाइम का पता किसी को नहीं था, क्योंकि उस वक्त प्लेन में मौजूद सभी लोग कॉकपिट के अंदर थे और अगर उन्हें कुछ पता था तो सिर्फ ये कि उस दरवाजे के खुलने की इंडिकेशन लाइट रात 8 बजे ऑन हुई थी और प्लेन लैंड करती है रीनो में 10 बजे। अब FBI के सामने मुसीबत ये थी कि कूपर इन 2 घंटों के दौरान कब और कहां कूदा, इसकी एग्जैक्ट जानकारी उनके पास नहीं थी। यहाँ तक कि डैन कूपर की कोई भी तस्वीर FBI को अपनी सर्च ऑपरेशन के दौरान नहीं मिली। टीना मकलाउ की मदद से डैन कूपर के हुलिये का स्केच बनवाया गया, लेकिन इससे भी FBI को कोई मदद नहीं मिली। फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से FBI ने एक सर्च एरिया को मार्क किया, जहाँ पर प्लेन का पिछला दरवाजा खुला था। ये 45 से 50 स्क्वायर किलोमीटर का सर्च एरिया घने पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर डैन कूपर का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। एक तरफ जहां FBI के हाथ हर बार निराशा ही लग रही थी, तो वहीं दिन प्रतिदिन डैन कूपर पूरी मीडिया में छाता चला जा रहा था। इसी दौरान एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया, जिसके बाद लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा और इस तरह से एक न्यूज़पेपर की छोटी सी गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर पड़ गया और आज भी हम सब उसे इसी नाम से जानते हैं। खैर, FBI की बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट में ये भी माना कि शायद लैंडिंग के दौरान डैन कूपर की मौत हो गई होगी, पर इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं था, क्योंकि ना तो कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्रम नाम के एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और जब अधिकारियों ने इन नोटों के सीरियल नंबर को डैन कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मिलाया तो वो मैच कर जाते हैं। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए होंगे। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर जब इस बीच की खुदाई की गई तो यहाँ भी FBI को कुछ नहीं मिला। इस घटना के बाद भी कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में साल दर साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके हाईजैकिंग के तरीके ने उसे दुनिया के सबसे शातिर चोरों में से एक बना दिया। और तो और एक चोर होते हुए आज भी वो अमेरिका का एक मशहूर हस्ती बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।